नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ विशेष लेकर आते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में संलग्न मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी यही सच है आपके समक्ष प्रस्तुत है। कानपुर का इसमें विवरण दिया गया है। कानपुर सामने आंगन में फैली हुई धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए तो एकाएक मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी है, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही। इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ मुझे समय क्यों दिया? यह तो आज ही की बात है। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर बात यह है उसे कैसे समझाऊं। ये कहानी लेखिका की आत्मकथा का ही हिस्सा है ना। अब दूसरा दृश्य आप देखिए। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल का धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ती जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक ही है। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने को भेज देती है। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिनों में खैरियत पूछ लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती है। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी। देखिए, पड़ोसियों की बात है कि पड़ोसी अगर ज़्यादा दिलचस्पी ले लेंगे आदमी के जीवन में, तो आदमी का जीवन फिर संकट में आने लग जाता है। खट खट खट, वही परिचित पद ध्वनि। तो आ गया संजय। बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ, पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक जैसे सारा कमरा महकाने लगता रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर? रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी नहीं उठ पाया। सबको नाराज करके आना भी अच्छा नहीं लगता। इच्छा तो होती है कह दूँ, तुम्हें अपने दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है। बस मेरी ही नहीं, पर कुछ कह नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंद चमक रही है, और कोई समय होता तो मैं अपने आंचल से उन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही है, पर मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी पर हत्थे पर बैठकर
मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है, हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड दुलार दिखलाएगा। वह जानता है जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूँ ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है। उसने तो नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देगा। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक भी दिन भी कमरे में फूल न रहे तो पढ़ने में मन न लगता, न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे इरा के पत्र की बात याद आती है, तो जो इस बात सुनने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे ही भूल गई। सुनो, इरा ने पत्र लिखा है, किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक उछल पड़ता है। यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा दीपा, मज़ा आ जाए। हम सड़क पर नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं, उससे दूर। तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूँ, हेड ऑफिस में। यहाँ से रोज़ किच किच से तो मेरा मन ऊब गया है। कितनी ही बार सोचा है कि तबादले की कोशिश करूँ, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी पर मेरी सामने कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुआं से भरा हुआ है नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ देर बोलती पर एकटक उसे देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तब बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे कैसे क्या पूछते होंगे। मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम भी एक ही मूर्ख हो। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है कि और देखो, आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं। वहाँ किसी जान पहचान वाले इन्फ्लुएंस ढलवाना जाकर। पर कलकत्ता मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ इरा को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। ऐसी मैं कहती हूँ और किसी को नहीं जानती। फिर मेरे चेहरे पर नज़र गड़ाकर पूछता है, निश्चित भी तो वही है होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम ही भन्ना कर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता ही रहा कि अब वह यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है और भभक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझसे मजाक मत किया करो। उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है और मेरे तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपट कर हाथ हटा देती हूँ।
क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख ले तो देख ले, आप ही कुड़ेगा? नहीं, नहीं, हमें पसंद नहीं है ये बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं हैं। चाहे रास्ता निर्जन हो क्यों न हो, पर वह रास्ता तो फिर भी कानपुर जैसी जगह है। कमरे में लौटकर उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता ही नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है। यह भी जैसे उसे रोज़ का नियम है। यह भी जैसे उसका रोज़ का नियम है। वह चला जाता है, मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई सी। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हुई देर तक मेरी आंखें मेज़ पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती है। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं, मानो संजय की अनेक आंखें हैं जो मुझे देख रही है, सहला रही है, दुलार रही है। और अपने को यूँ असंख्य आँखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार यह बात बताई थी तो वह खूब हंसा और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा कि पागल हूँ, निरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो, शायद पागल ही हूँ। कानपुर मैं जाती हूँ। संजय का मन निशीथ को लेकर जब तब संचेत हो उठता है, पर उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीथ से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मन घृणा से भरा उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसने आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग में वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेक का एक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सब को भूलने में एक भी दिन नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। ये जो बात कही है लेखिका ने, जो हमारा किशोरावस्था का प्यार होता है, युवावस्था से पहले का, उसके बारे में कही है। और ये बिल्कुल एकदम नंगा सच है कि आप जब पहला प्यार करते हैं तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया यही है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से दूर होंगे, थोड़ी सी हरकत हुई और आपको ऐसा झटका लगेगा कि आपको सारी दुनिया व्यर्थ लगने लगेगी। और उसके बाद में ऐसा होगा कि दूसरा कोई सहारा मिल जाएगा तो आप उस आदमी को एकदम मूर्ख समझेंगे और उस पर हंसने लगेंगे और अपने आप पे भी हंसने लगेंगे कि क्या था, मैं भी ये करता था, है ना। आगे देखिए, एकाएक ही ऐसी बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं है थी, वरन जीवन की उस निरिक्त और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीथ को भूल गई। मेरी आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियाँ गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तब निशीथ की बात लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर मैं अपनी निशीथ की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की मित्रों की बात करता है, या किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम की परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं ये सब?
कैसे उसे समझाऊं कि निशीत ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से भी आज भी तिल मिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले वह एक बार तो मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, उससे मैं नफरत करती हूँ और सच पूछो तो अपने को भाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। ये लेखिका की अपनी निजी भावना है प्रेम को लेकर के, और अपने जो निजी जीवन में उनके साथ हुआ उसको लेकर है, लेकिन ऐसा होता भी है वास्तविक जीवन में, इसीलिए हमारे पास ये कहानी दी गई है। इस अवस्था में हम रहते हैं। संजय, यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूँ आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यूँ बिखरने देती। जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसलिए कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीत का प्यार मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। ठीक है, आगे देखिए आप कानपुर में। कानपुर का दृश्य चल रहा है सारा। परसों मुझे कलकत्ता जाना है, बड़ा डर लगता है, पर कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो क्या? संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूँ अकेली घूम फिर भी लेती हूँ। पर संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर यह सच बड़ा डर लगता है। बार बार मैं ये मान लेती हूँ, बार बार ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी इसी तरह मेरे साथ चल पाता। मित्रों, यहाँ तक इस कहानी में कानपुर का दृश्य था। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो कलकत्ता का दृश्य होगा, है ना। कलकत्ता का दृश्य हम अगले सत्र में जानें तो बेहतर होगा। कहानी इतनी छोटी भी नहीं है कि आपको मैं 20 से 25 मिनट में बता दूं। अभी कहानी आधी और है, और ये कहानी का मूल वाचन था, इसलिए मैं अपनी समीक्षा इसमें नहीं दे पा रहा हूँ। समीक्षा के लिए हम एक अलग से सत्र करेंगे, उसमें आपको इस कहानी की समीक्षा, आलोचनात्मक समीक्षा एकदम, और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य आपको अवश्य बताएंगे। ये कहानी लेखिका की आत्मकथा का हिस्सा है। लेखिका की जो आत्मकथा है मन्नू भंडारी जी की, उसका हिस्सा है। एक कहानी यह भी नाम से है इनकी, और कहानी भी है एक कहानी यह भी नाम से। तो देखिए, लेखिका हो चाहे कोई भी हो, इसमें जो युवावस्था है उसके जीवन के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय स्तर पर युवा तैयारी करते हैं, किस प्रकार से जो आज हम लिविंग रिलेशन कहते हैं उस समय पे वो चलता था, है ना। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीमान राजेंद्र यादव जी जो थे, उनका आपने नाम सुना होगा, हिंदी में बहुत बड़ा नाम है राजेंद्र यादव का। राजेंद्र यादव जी और श्रीमती मन्नू भंडारी जी दोनों पति पत्नी थे। इन दोनों का डिवोर्स भी हुआ था। तो इस बात में चाहे आप इसको कल्पना कह लें चाहे इसको वास्तविकता कह लें, लेकिन इन दोनों का पहले विवाह हुआ था, फिर इनका डिवोर्स हुआ था, और ज़्यादा दिन इनका विवाह चला नहीं था, है ना। और इन्होंने एक मिलकर उपन्यास भी लिखा, कई कहानियाँ इन्होंने मिलकर भी लिखी है, और आपस में कहानियों में इनकी चर्चा है। आप अगर इन दोनों की रचना भी पढ़ लेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि इन दोनों पत्नी पत्नी थे। बहुत सारे लोग इस जानकारी को बताते नहीं हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए। तो मित्रों, ये अभी कहानी का भाग 1 है, भाग 2 से 3 भी हो सकते हैं, कहानी काफ़ी बड़ी है। आपको एक बार फिर स्मरण करा दे कि यह कहानी मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित है।
यही सच है। और यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 के सिलेबस में संलग्न है, जिसकी परीक्षा अभी बाकी है। आप तैयारी की दृष्टि से इस कहानी को सुन सकते हैं, चाहे आप मनोरंजन और ऑडिबल की दृष्टि से भी इसको सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए दीजिए अपने मित्र गोपाल लाल जोरवाल को इजाज़त। मिलते हैं अगले सत्र में। नमस्कार, धन्यवाद।